बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 14 साल नंद मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई क्योंकि मैं अपने शौहर के पास पेरिस जाना चाहती थी और शौहर कहता था जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती वो मुझे अपने पास नहीं बुलाएगा। मैंने एक लड़के को घर बुलाकर अपनी नंद पर बदकिरदारी का इल्जाम लगा दिया और नंद का निकाह उस लड़के से कर दिया। अब शौहर ने मुझे अपने पास पेरिस बुला लिया, मगर वहाँ पर मुझे एक जिस्मानी बीमारी हो गई। मैं इतनी बीमार हो गई कि मरने वाली हो गई थी। मरने से 2 मिनट पहले मेरे शौहर ने मुझे एक कागज दिया। मैंने जब वो कागज खोला तो मेरा कलेजा फट गया क्योंकि इसमें मेरा नाम इशरत है। मैं उस वक्त 18 साल की थी जब ब्याह कर ससुराल आई। मेरे ससुराल में मेरे शौहर के अलावा बीमार सास और एक नंद थी जो उस वक्त 8 साल की थी। सास को टीबी का पुराना मर्ज था, इसलिए इलाज नहीं हो पाता था। वो हर वक्त खांसती रहती और इसी वजह से वो अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई। मेरे शौहर आमिर हमारी शादी से पहले ही पेरिस में जॉब करते थे। जब मेरी सास कुछ ज्यादा बीमार हो गई तो अपने बेटे को बाहर से बुलाकर उनकी शादी मुझसे करवा दी। शादी के 8 दिन बाद वो वापस पेरिस अपनी जॉब पर चले गए और मैं पीछे उनकी माँ की खिदमत और बहन को पालने के लिए रह गई। मेरी नंद जो कि 8 साल की थी, उसका नाम कंवल था। वो एक अजीब किस्म की तबीयत वाली बच्ची थी, बहुत ही कमगोर और आम बच्चों की तरह शरारतें भी बिल्कुल नहीं करती। मेरे लिए उसे संभालना इतना मसला नहीं था जितना परेशान मैं अपनी सास की वजह से थी। एक तो मेरी उम्र भी कम थी, दूसरा मेरी नई नई शादी हुई थी और फौरन ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे नाजुक कंधों पर आन पड़ी। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था कि अचानक मेरी सास की हालत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर पड़ गई और इनकी मुकम्मल देखभाल मुझे करना पड़ती थी। आमिर रोजाना मुझे कॉल तो करते थे, मगर आधे से ज्यादा टाइम कॉल पर भी और वो अपनी अम्मी और बहन का हाल पूछते रहते। आमिर वीडियो कॉल करते तो माँ की हालत से लेकर कमरे की सफाई तक का जायजा लेते, अपनी बहन के स्कूल के बारे में पूछते और इसकी दिलजोई करते रहते। मेरे लिए तो बस उनका पास ये कहने का वक्त होता था कि अम्मी का बहुत ख्याल रखना और कमल का भी बहुत ख्याल रखना। उसके अलावा उनके पास मेरे लिए कोई बात नहीं होती। मैंने ये सब अपनी माँ से कहा तो अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगे अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हारा शौहर अकेला है और वो वहाँ पर परेशान होता है, इसलिए अपने शौहर को कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल भी करता था कि आमिर मुझसे घंटों बातें करे, अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करे, मेरी तारीफें करे और मुझसे पूछे कि मुझे क्या चाहिए और मैं फरमाइशों की एक तवील लिस्ट उसको थमा दूं। मगर ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं रोजाना कॉल आने से पहले नहा धोकर सज सवर कर उनकी कॉल का इंतजार करती और वो मुझसे रस्मी हाल अहवाल पूछकर अपनी माँ के बारे में तफसीलात जानने बैठ जाती। ये सिलसिला 1 माह तक चलता रहा और अब मुझे उलझन होने लगी थी कि हर वक्त आमिर को अपनी माँ और बहन की पड़ी रहती है। 2 माह गुजरने के बावजूद मेरी कोई परवाह न थी। एक रोज ऐसा हुआ कि मैंने अपने लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी और मेरी नंद तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जा रही थी। मैंने सास को नाश्ता करवा दिया था। मैं किचन में मसरूफ थी कि अचानक मेरी सास की चीख मुझे सुनाई दी। मैं और कमल भाग कर अम्मा के कमरे में पहुंचे तो वो बेड से नीचे गिरी हुई थी और दर्द से किरा रही थी। को ऐसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। भला अम्मा को क्या जरूरत थी बिस्तर पर हिलने की। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मा को उठाकर बेड पर लटाया, मगर मेरी अपनी कमर दोहरी हो गई। इसी दौरान कमल की स्कूल बस आई तो वो स्कूल चली गई। इसके जाते ही मेरा जब्त का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने सास को खूब बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। शादी के बाद मैं तो आपकी मुलाजमा बनकर रह गई हूँ। शौहर से बात करती हूँ तो वो कहता है जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। मैंने इन्हें खूब बातें सुनाई। मेरी सास क्या बोलती बस खामोशी से सब सुनती रही और रोने लगी। मैंने धमकी अमेज अंदाज में कहा कि अगर अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तुम्हारा गला दबा कर मार डालूंगी। इसके बाद मैंने सोच लिया कि आमिर से बात करूंगी कि मुझसे अकेले इतना बोझ नहीं संभाला जाता और फिर मैंने ऐसा ही किया। अपने कमरे में जाने के बाद आमिर को कॉल मिलाई और खूब रोने धोने लगी। मैंने आमिर से झूठ बोला कि अम्मा को जमीन से उठाते उठाते मेरी कमर में मोच आ गई है और अब मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि आमिर के लहजे में मेरे लिए फिक्र थी। वो कहने लगे कि तुम परेशान ना हो, अपना चेकअप डॉक्टर से करवाओ और अम्मा के लिए कोई मुलाजमा रख लो जो हर वक्त उनके कमरे में रहे और उनकी मुकम्मल देखभाल करे। आमिर की बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं मुस्कुराने लगी, मगर आमिर को दुखी आवाज में कहा कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि अम्मा को नुकरानियों पर छोड़ दूं, मगर क्या करूं, मेरी कमर ही नहीं हिलने दे रही। ये कहकर मैंने झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया।
आमिर ने मुझे बहुत तसल्लियां दी और प्यार से बात करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज 2 महीने बाद ही सही, मगर आमिर को मेरी फिक्र तो हुई थी और आज वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं समझ गई थी कि कैसे आमिर की तवज्जो अपने ऊपर रखनी है। कॉल बंद करने के बाद फौरन मैंने अपनी अम्मा को फोन किया और उनको कहा कि किसी मुलाजमा का फौरी इंतजाम करवाएं। हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सी औरतें थी जो लोगों के घरों में काम करती थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि जल्द ही ऐसी मुलाजमा मिल जाएगी जो मेरी सास को मुकम्मल तौर पर संभाल सके। और ऐसा ही हुआ। मेरी अम्मा ने एक 30 साल की हट्टी कट्टी औरत से बात करके उसे मेरे घर भेज दिया। मेरा घर चूँकि एक पोश इलाके में था, इसलिए वो औरत आते ही मुंह मांगी तनख्वाह का मुतालबा करने लगी। वो जितनी तनख्वाह मांग रही थी, मैंने उससे ज्यादा का जहन बना रखा था। वैसे भी पैसे की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, आमिर की ठीक ठाक कमाई थी, इसलिए मैंने फौरन काम वाली को रख लिया और उससे कहा कि अभी के अभी वापस जाकर अपने कपड़े वगैरह ले आओ और यही मेरी सास के कमरे में जमीन पर अपना डेरा डाल लो। वो अपना बोरिया बिस्तर उठा लाई और अम्मा की जिम्मेदारी मैंने उस पर डाल दी और वो 24 घंटे अम्मा के पास रहती, अम्मा को नहलाती और खाना खिलाती। मुझे बहुत सुकून था। मैंने आमिर को कह रखा था कि अम्मा के आधे काम मैं खुद करती हूँ और बाकी देखभाल मुलाजमा जरीना करती है। अम्मा को साफ सुथरा देकर आमिर भी बहुत मुझसे खुश हो गए। 7 महीने बाद आमिर वतन लौटे तो मेरी खुशी की इंतहा न थी, मगर अगले ही रोज उनकी कंपनी से फोन आ गया कि कोई इमरजेंसी काम पड़ गया है, इन्हें 1 हफ्ते बाद वापस जाना होगा। उन्होंने ये 1 हफ्ता अपनी माँ के साथ गुजारा। जितनी देर घर रहते अपनी माँ के घुटनों से लगे रहते। कभी इन्हें बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाने ले जाते और फिर बाकी वक्त इनकी खिदमत में गुजार देते। मैं तो सिर्फ कामों में घन चक्कर बनकर रह गई, दिखावे के लिए ही सही, मगर अम्मा के लिए परहेजी खाना बनाती, कभी क्या करती तो कभी क्या। सिर्फ एक दिन था जब वो मुझे बाहर शॉपिंग के लिए लेकर गए, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी। उस दिन भी मेरी नंद हमारे साथ गई थी और आमिर ने मुझसे ज्यादा उसे शॉपिंग करवा डाली। मैं जले दिल के साथ शॉपिंग मॉल में भी फिरती रही और फिर घर आकर अपनी अम्मा को फोन करके खूब भड़ास निकाली। 1 हफ्ते बाद आमिर वापस चले गए और पीछे उनकी वही बीमार माँ और लाडली बहन रह गई और मैं तो थी ही बस उनकी खिदमतें करने के लिए, सवाए सबर के कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया। अब तो रिश्तेदारों के अलावा मेरे मोहल्ले वाले भी किसी खुशखबरी का पूछते रहते। मैं उनको क्या बताती कि जब से ब्याह ही हुई हूँ, सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कहने को तो मैं एक बहुत बड़े घर की बहू थी। ऐसे ही रोते पीटते 1 साल मजीद गुजर गया और मेरी सास अल्लाह को प्यारी हो गई और मैंने सुख का सांस लिया। आमिर पूरे 1.5 साल बाद माँ के मरने पर वापस आए थे। उनका सदमे से बुरा हाल था और ऐसे ही हाल मेरी नंद का था। मुझे इन दोनों को देखकर अफसोस भी होता, मगर मैं दिल ही दिल में शुक्र भी अदा करती कि मेरी बीमार सास से जान छूट गई। आमिर 2 हफ्ते घर में रहे। वापस जाते वक्त उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरी बहन को अपने पास ही सुलाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर गुस्से से भरी हुई थी। 2 हफ्ते शौहर घर में रहा, मगर हम अकेले वक्त तक नहीं गुजार सके। पर मुझे एक तरफ ये सुकून हो गया था कि अब मैं सास की जिम्मेदारी से आजाद। मैंने इस मुलाजमा को काम से निकाल दिया और नई 2 मुलाजमा रख ली, जो सुबह से शाम तक बारी बारी आती थी और सारे घर की सफाई और किचन का सारा काम वही करती थी। अब मेरी ऐश थी। कंवल के खाने पीने की जिम्मेदारी भी मुलाजमा पर थी। वो सुबह नाश्ता करके स्कूल चली जाती और वापसी पर मुलाजमा ही इसे खाना वगैरह देती। इसके बाद वो अपने कमरे में ही रहती थी, मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती थी, बल्कि अब तो उसने बाकायदा नमाज पढ़ना भी शुरू कर दी। 12 साल की उम्र में वो बहुत सादा सी बच्ची थी और लगता ही नहीं था कि वो बचपन से लड़कपन के दौर में दाखिल हुई है। मगर उसके बावजूद मुझे कुछ दिन में ही एहसास होने लग गया कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मेरी नंद मेरे पैरों की जंजीर बनती जाएगी। मेरी अपनी तो औलाद थी ही नहीं, मगर कोमल की जिम्मेदारी उसके भाई ने मुझ पर डाल रखी थी। एक दिन मैंने आमिर से फोन पर बात कर रही थी कि जाने क्या हुआ, कोमल का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर मैं दौड़ती हुई आई और सहारा देकर उसे उठाया। आमिर उस वक्त वीडियो कॉल पर थे। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मुझे फौरी तौर पर इसे डॉक्टर के पास ले जाने का कहा। मुझे मजबूरन कॉल बंद करके उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। एसी से निकलकर बाहर जाना मेरे लिए एक बड़ा अजाब था। शादी के बाद से मुझे एसी में रहने की आदत हो गई थी और घर में कार मौजूद होते हुए भी कहीं आने जाने के लिए टैक्सी या रिक्शा मंगवाना पड़ता, क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती और आमिर किसी ड्राइवर को रखने के हक में नहीं थे। खैर, मैं कोमल को तपती धूप में चेकअप करवा कर घर लाई। डॉक्टर ने इसे मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा, क्योंकि इसके पाँव में मोच आ गई थी। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे सुख और आजादी का सांस कभी नसीब नहीं हो सकता। पहले सांस ने नाक में दम किए रखा था और अब नंद साहिबा की खिदमतें करनी पड़ रही थी। आमिर रोजाना वीडियो कॉल पर बहन से बातें करते और मुझे नए नए फरमान जारी कर देते थे कि कमल को ये पका कर दो, ये कर लो और वो कर लो।
मैं इन सब से तंग आ चुकी थी। ऐसे ही 1 साल और सिरक गया। आमिर अब हर साल बाद आया करते। इस बार वो 1 माह के लिए आए थे। मुझे खुशी थी कि ये 1 महीना मैं अपने शौहर के साथ गुजारूंगी, खूब शॉपिंग करूंगी और आमिर के साथ घूमूं फिरूंगी। मेरे बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन आमिर मुझे इतना वक्त नहीं देते थे। ज्यादा वक्त अपनी बहन के साथ गुजारते। आमिर का अब उसकी ज्यादा फिक्र रहने लगी। वो नहीं चाहते थे कि कंवल को किसी किस्म की कमी का एहसास हो या वो तन्हाई का शिकार हो। एक दिन आमिर ने उसे कहा कि चलो तुम्हें मोबाइल फोन खरीद कर देता हूँ, तो उसने मना कर दिया कि मुझे जरूरत नहीं भाई, अगर जरूरत होगी तो मैं भाभी के फोन से बात कर लूँ। आमिर ये सुनकर खामोश हो गए और फिर एक दिन उसके लिए नया लैपटॉप उठा लाए। वो ऐसे ही कंवल के नाज नखरे उठाते थे। 1 महीना पूरा हुआ और आमिर वापस लौट गए, मगर मेरे दिल में कंवल को लेकर हसद और जलन की ऐसी आग जली जिसने सब कुछ जला कर राख कर दिया। एक दिन मेरी पुरानी सहेली मुझसे मिलने आई तो मेरे ठाट बाट देकर चौंक गई, पर जब मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई तो उसने भी मुझसे अफसोस का इजहार किया और कहने लगी कि तुम अपने शौहर के पास पेरिस ही चली जाओ, वो बहुत खूबसूरत जगह है। मगर मैं उसे कहने लगी कि कंवल नाम का ये कांटा मेरे रास्ते से ही नहीं निकलेगा तो शौहर के पास मैं कैसे जाऊंगी। मेरी सहेली ने बहुत से तरीके मुझे बताए जिन पर मैं अमल करके इससे जान छुड़वा सकती थी। सहेली के चले जाने के बाद इसकी बातों को सोचने लगी। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद मेरे जहन में आया कि मुझे अपनी नंद की किसी भी तरह शादी कर देनी चाहिए, मगर अभी तो वो 16 साल की थी। आमिर तो उसकी शादी के लिए हरगिज ना मानेंगे। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आया और मैंने इस पर अमल करने के लिए अपने दोस्त की मदद ली। हुआ दरअसल यूं कि मेरी दोस्त के जरिए मैंने आधी रात को अपने घर एक निश्चयी को बुलवाया और उसे काफी सारा पैसा दिया और नंद के कमरे में भेज दिया। वो मेरी नंद के कमरे में जाकर बैठ गया। मेरी नंद तो सो रही थी। फिर मैंने कुछ देर बाद शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी नंद बुखला के नींद से जागी। मैंने नंद से कहा कि ये किस लड़के को तुमने अपने कमरे में सुलाया हुआ है। वो हैरान होकर मेरी बातें सुन रही थी। मैंने उसी वक्त आमिर को वीडियो कॉल की और सब कुछ दिखा दिया। आमिर सब कुछ देखकर चुप हो गए और मुझे कहा कि अब तुम जो चाहो फैसला कर देना। उनका इतना दिल दुखा कि उन्होंने फोन फौरन बंद कर दिया। अगले रोज मैंने मौलवी साहब को बुलवा कर नंद का निकाह उसी आदमी से करवा के उसे घर से निकाल दिया और आमिर से यही कहा कि कंवल हर सूरत उसके साथ निकाह करना चाहती थी। इससे पहले कि हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर घर से भागती, मैंने उसका निकाह करवा दिया है। आमिर ने क्या कहना था, वो तो बहन की इस हरकत पर नादिम और दुखी थे। मेरे सामने तो वो बोल ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद मैंने आमिर से कहा कि अब तो मैं अकेली हूँ, यहाँ पर नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने पास बुला ले। आमिर ने 1 महीने में मेरा पेरिस जाने का इंतजाम कर दिया और मैं अपने शौहर के पास वहाँ चली। खुशी के मारे मेरा दिल झूम रहा था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि वो नशे कंवल को यहाँ से लेकर कहाँ गया है। पेरिस जाने के बाद आमिर ने दबे अल्फाज में बहन का पूछा तो मैंने खूब रोना धोना किया। आमिर से कहा कि आइंदा अपनी बदकिरदार बहन का नाम मत लेना। आमिर वैसे ही शर्मिंदा से थे, वो मेरे सामने मजीद क्या बोलते। मैं अब पुरसुकून थी, मगर कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करो तो अंजाम उसका भी बुरा ही होगा। मैंने जो अपनी नंद के साथ किया हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि उसकी इस कदर भयानक सजा मुझे मिलेगी। मुझे अच्छी तरह वो रात याद है जब आमिर का काम ज्यादा होने की वजह से रात को नहीं आए और मैं फ्लैट में अकेली थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और फ्लैट की खिड़कियां बजने लगी। हमारा फ्लैट बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। उस रात जाने क्या हुआ कि खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था, मगर फिर अचानक सब कुछ थम सा गया और मैं सो गई। मगर जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली, मेरा पूरा जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था और मुझे हल्का हल्का बुखार भी महसूस होने लगा। मगर एक चीज सबसे अजीब थी, वो ये कि मेरे कमरे में से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उठकर सारा कमरा चेक किया, मगर मुझे कुछ नहीं मिला जिसकी बदबू हो। मैं दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि बदबू मेरे पास से आ रही है। मुझे पहले तो ये मेरा वहम लगा, मगर जब कुछ देर और गुजरी तो मुझे महसूस हुआ कि बदबू वाकई ही मुझसे आ रही थी। मैं जल्दी से उठी और नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन लिए। तब बदबू आना बंद हो गई। मैंने शुक्र किया और सो गई। सुबह सवेरे ही आमिर वापस आ गए और बताने लगे कि काम खत्म होने की वजह से उनकी कंपनी ने उन्हें 2 माह की छुट्टी दे दी है। आमिर ने मुझे कहा कि मैं कुछ दिन अपने घर अपनी माँ के कमरे में गुजारना चाहता हूँ। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। आमिर के कहने पर मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि आमिर ने कहा था कि हम कल ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। बीच बीच में मेरी तबीयत खराब होने लग जाती, कभी बुखार हो जाता और कभी जिस्म में शदीद दर्द होता और वही अजीब सी बदबू आने लगी। तब मैं फौरन नहा कर कपड़े बदल लेती और ढेर सारे परफ्यूम खुद पर छिड़क लिया करती। मगर एक बात थी कि जो कपड़े मैं उतारती थी उनमें से बदबू आना बंद हो जाती थी। फिर हम पाकिस्तान चले आए। यहाँ आने के बाद आमिर ने एक दिन मुझसे पूछा कि जिस आदमी से कमल का निकाह करवाया था वो कौन था और कहाँ का रहने वाला था। मैंने आमिर से कहा कि मुझे क्या पता वो कौन था या कहाँ का रहने वाला था।
वो तो बस उसी रात यहाँ घर आ गया था। आमिर मेरी बात सुनकर एकदम खामोश हो गए, मगर उनके चेहरे पर परेशानी और फिक्र के आसार वाज़िह नजर आ रहे थे। फिर वो दिन के वक्त अपनी माँ की कब्र पर चले जाते और मैं सारा दिन घर में पड़ी बोर होती रहती। यहाँ आए हुए 2 हफ्ते गुजरे थे कि एक दिन अचानक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और वही बदबू मेरे पास से आने लगी। मेरे जिस्म में जगह जगह से सुर्ख भी हो गया था। उस वक्त घर में मैं अकेली थी। मैंने खूब नहा धोकर कपड़े बदले, मगर कपड़े बदलने के थोड़ी देर बाद दोबारा बदबू आना शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान थी और बुखार की शिद्दत से नढाल हो गई थी। जब शाम को आमिर घर लौटे तो उनकी अपनी तबीयत और बदबू का बताया, मगर उन्होंने कहा कि बुखार की दवा ले लो। ये कहकर आमिर सो गए और दूसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गई। उसने मेरे टेस्ट करवाए और मुझे ढेर सारी दवाएं थमा दी। मैंने वो दवाई खाना शुरू कर दी, मगर मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही, बदबू बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि आमिर ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया। अचानक देखते ही देखते मैं बहुत बीमार हो गई, यहाँ तक कि मेरी इस बीमारी को डॉक्टरों ने ला इलाज मर्ज कह डाला। हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि आमिर को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे लगता था कि चंद दिनों बाद मेरी मौत हो जाएगी। मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो गई थी। ऐसे ही एक रोज मैं आमिर की अलमारी में कपड़े रख रही थी कि मुझे एक खत मिला, जिसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। वो खत मेरी नंद ने अपने भाई को भेजा था। उसमें लिखा था कि भाई, आपकी बहन बदकिरदार नहीं। मैं नहीं जानती वो आदमी कौन था जो मेरे कमरे में आया। प्लीज, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे यहाँ आकर बचा लें। आमिर ने उस खत के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की। शायद वो अपनी बहन की वजह से पाकिस्तान आया था। वो खत पढ़कर तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं जमीन पर गिर गई, मेरी टांगों में से जान खत्म हो गई। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी अम्मा को फोन किया। अम्मा मुझे अपने साथ एक मौलवी साहब के पास ले गई। मौलवी साहब ने मुझे दम किया और जो कहा वो सुनकर मेरी जान निकल गई। वो कहने लगे, मुझ पर किसी बहुत बुरी शय का असर है और किसी गुनाह की सजा भी है। मैं ज्यादा से ज्यादा तौबा करूं। मौलवी साहब की बातें सुनते ही मेरी आंखों में नंद का चेहरा घूमने लगा। मैंने इस मासूम और नेक बच्ची के साथ बहुत बुरा कर दिया था। मैं अपने मफाद में अंधी हो गई। अब दिन रात मुझे कंवल की याद सताने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म की जिल्द सड़ना शुरू हो गई। अब मुझे एहसास हुआ था कि आमिर मुझसे क्यों दूर होते जा रहे हैं। दरअसल वो भी बहन के याद में ऐसे हो गए थे। एक दिन अम्मा मुझे एक मज़ार पर ले गई। वहाँ जाकर मैंने दुआ मांगी और अपने गुनाहों की माफ़ी अपने रब से मांगी। काफ़ी देर तक मैं वहीं बैठी रही। अचानक मेरी नज़र मज़ार के अहाते में बैठी औरतों पर पड़ी तो मुझे इनमें कमल भी नजर आ गई। मैं भाग कर उसके पास गई और उसके पैरों में गिर गई, उससे माफ़ी मांगी। कमल मुझे देखकर एकदम से खिल उठी, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही। और उस नेक सीरत लड़की ने मुझे कहा कि भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे लिए बस यही काफी है। आप पिछली सब बातें भूल जाएं, मैंने आपको माफ किया, बस आप मुझे अपने साथ घर ले चलें। मैंने फौरन उसे सीट से लगाया और अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। उसने रास्ते में बताया कि निकाह के बाद उस नशेई का शौहर उसे अपनी माँ के पास अपने घर ले गया, जहाँ उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया और 1 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया था। तब उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। तब से उसने इस मज़ार पर अपना ठिकाना बना लिया था। मैं उसकी बातें सुनकर रोने लगी और हाथ जोड़कर उससे दोबारा माफी मांगने लगी। उसने मेरे हाथ थाम लिए और मुझे तसल्ली दी। घर आने के बाद कोमल ने नहा धोकर कपड़े बदले। मैंने उसे खाना खिलाया और फिर जब आमिर आए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने बहन को सीने से लगा लिया और उससे माफी मांगी, क्योंकि उनको भी यकीन था कि उनकी बहन बदकिरदार नहीं थी। मगर उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गए थे कि मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी थी। कमल के आने के बाद घर में रौनक हो गई और आमिर का रवैया मेरे साथ भी अच्छा हो गया, मगर मेरी हालत वैसे ही थी। कमल के कहने पर आमिर मुझे और कमल को पेरिस ले आए और यहाँ से मेरा इलाज करवाने लगे। मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज और तिलावत कुरान पाक भी कर रही थी। डॉक्टर ने बताया मेरे जिल्द में कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म पर निशान पड़ते हैं और बदबू भी आती है। इसका इलाज बहुत कम ममालिक में होता है। फिर आमिर ने मेरा मुकम्मल इलाज करवाया और 1 साल के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा। इस बात को पूरे 7 साल गुजर चुके हैं। हमने कोमल की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और अब मेरा दिल भी पुरसुकून था। मैंने ये जान लिया था कि रिश्ते और इंसान कितने अहम होते हैं और कैसे हम इन रिश्तों के तकद्दुस को सलामत रख सकते हैं।